हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं हम सभी इसमें से हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। हम सभी ने 50 प्रश्नों तक किया था। अब 51 नंबर के प्रश्न से हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं। सही मिलान करना है और ये टीजीटी एलटी यानी कि एलटी का पेपर तो हो ही गया है, लेकिन टीजीटी और जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है। प्रतिदिन हम सभी कुछ न कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम से। तो इसी क्रम में आज देखते हैं जो 51 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखना है, सही मिलान करना है, रचना है और उनके कवि हैं। शंख ध्वनि, आरती और अंगारे, जूही की कली, झरना। तो इतना हम सभी समझते हैं कि जो झरना है वो किसका है। शंख ध्वनि किसकी है? पंत की है। आरती और अंगारी ये बच्चन की है। जूही की कली निराला की है और झरना किसकी है? प्रसाद की है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पंत पहले आएंगे, है ना। इसके बाद आएंगे बच्चन जी आएंगे। बच्चन जी हो गए, बच्चन जी और किसी में नहीं है। फिर निराला आ जाएंगे और लास्ट में प्रसाद आ जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। गलत जोड़ा है। देखिए, निशा निमंत्रण बच्चन सिंह की है और किरण बेला ये अंचल, और निराला की बेला और अनामिका। प्रसाद की शंख ध्वनि प्रसाद की नहीं है। तो यही डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि गलत जोड़ा प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? 53 नंबर का प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो जो नागार्जुन है ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। कौन सा प्रश्न कौन सा आंसर सही होगा? बी वाला होगा, नागार्जुन प्रगतिवाद धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं। अकाल और उसके बाद, प्रश्न संख्या 55। अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। टीजीटी 2009 का बना हुआ प्रश्न है। वैसे देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, काव्य पंक्तियां किसकी हैं? 4 ऑप्शन है हमारे समझ में, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। तो 56 नंबर का जो प्रश्न है ये भी हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें। प्रश्न संख्या 57। दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। देखिए, चारों तार सप्तक के कवि, है ना, और किस किस में कौन कौन सी कवियत्री हैं, किस में कवियत्री नहीं है, यहाँ से प्रश्न घुमा फिरा के किसी ना किसी तरह से पूछा जाता है। तो ये आप अपना अच्छे से तैयार कर लीजिए, ध्यान में रखिए। दूसरा सप्तक के कवि नहीं है पूछा गया है, ठीक है। 57 नंबर का प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांगे राघव। क्या हो जाएगा? रांगे राघव, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नई कविता का दौर शुरू होता है, इसका कब से, यानी कि नई कविता का दौर कब से शुरू होता है? 58 नंबर का प्रश्न है। तो ये होता है 1900 जो है 54 में। 1954 किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है। तो बी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या है, हाँ, प्रश्न संख्या है, दुख सबको मांझता है किसकी काव्य पंक्ति है? दुख सबको मांझता है किसकी काव्य पंक्ति है? 59 नंबर का प्रश्न है। तो ये अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न संख्या 60, ठीक है। बोल चाल की शब्दावली से युक्त, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बोल चाल की शब्दावली से युक्त। अगला प्रश्न है, झूठा सच कब प्रकाशित हुआ? झूठा सच कब प्रकाशित हुआ? 61 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958। क्या हो जाएगा? 1958। झूठा सच 1958। अगला है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है। तो जैनेन्द्र का परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, ये सारे हैं, लेकिन प्रथम पूछा गया है तो परख हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास है। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास किसका है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास किसका है? तो ये गोविंद मिश्र का है।
हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का उपन्यास है। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का उपन्यास है। 64 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब तक पुकारूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं, तो मंजुल भगत है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। छा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है। छा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है। तो छा व्यंजन का निर्माण का में हलंत रहेगा, पहले वर्ण में हलंत रहेगा प्लस सा से, है ना। छा बना है। 66 नंबर का प्रश्न है। अगले प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं। शब्द को, ध्वनि को, अखंडित ध्वनि को, अक्षर को। वर्ण किसे कहते हैं, तो अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी कि जिसका खंडन ना हो। आगे देखेंगे, लीची किस भाषा का शब्द है। लीची किस भाषा का शब्द है, तो जो लीची है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द, सॉरी क्षमा चाहूँगी, लीची जो है चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। और आगे हम सभी देखेंगे, बाल्टी कैसा शब्द है। बाल्टी कैसा शब्द है, तत्सम पुर्तगाली भाषा, देशज फ्रेंच भाषा। बाल्टी कैसा शब्द है, तो बाल्टी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना। अगला देखेंगे हम सभी जो है कशिका। हाँ, 70 नंबर का जो प्रश्न है देखेंगे। देखेंगे इसे जो है मिलान करना है। इसमें देखेंगे दाद, पिंजरा, नाच और दधी। तो दधी क्या है, सबसे अलग है। ये वाला आंसर हमारा होगा। अगला है बारात, वर्षा, हाथी और आंसू। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। 71 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें क्या है, वर्षा। आगे हम सभी देखेंगे, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। संस्कार, सामना, समझौता और स्वयं। तो क्या है, संस्कार हो जाएगा। ठीक है, सम उपसर्ग से संस्कार बना है। अगला प्रश्न है, लालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो लालिमा में ईमा प्रत्यय है। आगे देखेंगे, इस चुनाश्चु सूत्र के अनुसार इश्चुत संधि का निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है ना। कौन सा उदाहरण सही है, 74 नंबर का प्रश्न है। और इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 74, इसका करेक्ट रामस प्लस चिनौती, है ना। रामस प्लस चिनौती, रामस प्लस चिनौती, है ना। स्तोष्णाश्चु यानी कि इस सा का क्या हो जाएगा, शाह हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, चारों ऑप्शन में से बताना है। तो गंगा प्लस उद्गम, गंगोदकम, है ना, ये नहीं है। गंगा प्लस उद्गम नहीं है, बाकी ये सारी चीजें हैं। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, कौन सा समास है। चक्रपाणि दर्शनार्थ, तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, यानी कि सुख दुख के बीच जो चिन्ह लगा हुआ है इसे किस चिन्ह के नाम से जानते हैं, तो इसे योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। और देखिए, विवरण चिन्ह पीजीटी में पूछा गया था। विवरण चिन्ह यानी कि जो डैश हो, दो बिंदी और बीच में डैश, है ना, तो ये क्या है, विवरण चिन्ह है। और ये क्या है, योजक चिन्ह है। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला है, भारव की किस रचना के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है ना। पाषाण त्रय कहा जाता है। भारव की किस रचना के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। तो भारव की जो रचना है वो क्या है, किरातार्जुनीयम है ना, तो इसी के 3 सर्गों को। करेक्ट आंसर भी होगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या है हमारा काशिका है। काशिका है, तो जो काशिका है ये पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखेंगे। 80 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी
किसी सामंत की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन है ना। तो किसमें है, जो 80 नंबर का प्रश्न है ये हो जाएगा कुवलय माला कथा। क्या हो जाएगा, कुवलय माला कथा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम में कितने सर्ग हैं। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, है ना। तो रघुवंशम में कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अनुष्टुप है, तो अनुष्टुप एक प्रकार का क्या है, छंद है। अगला प्रश्न है 83 नंबर का है, गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है। तो गणेशाय नमः, है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच के अर्थ में, योग के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नीलोत्पलम शब्द में समास है। 84 नंबर का प्रश्न है। नीलोत्पलम यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पठ धातु के वर्तमान लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। पठ धातु वर्तमान लकार मध्यम पुरुष यानी कि पठति पठता पठंती पठसी। तो क्या हो जाएगा, एक वचन में पूछा गया है तो पठसी हो जाएगा, यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा 85 का। 86 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप है। अस्मद शब्द का आया हुआ प्रश्न है ये। अस्मद शब्द का तो क्या होगा, मया आवाभ्याम अस्माभि अस्मानि, है ना। मया अवाभ्याम अस्माभि, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी। राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। संस्कृत में इसका एक प्रकार से अनुवाद है, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। किस ऑप्शन में है, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। रामः दशरथस्य, राम दशरथ के पुत्र थे। आगे देखेंगे 89 नंबर के 88 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। तो मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे। कुत्सित राजा अर्थात कुराजा में समास है। कुराजा में समास है तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आगे हम सभी देखेंगे। भिन्नार्थाः भय हेतु, 90 नंबर का प्रश्न है। भिन्नार्थाः भय हेतु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो भिन्नार्थाः के हेतु में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है ना। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा, हम लोगों ने जो है 50 से लेकर के 90 प्रश्नों तक देखा, है ना। 50 से लेकर के 90 तक प्रश्नों को हम लोगों ने किया है और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से थे। इसमें आपको हिंदी साहित्य के गद्य पद्य और जो है ग्रामर के, संस्कृत साहित्य के सभी प्रश्नों को आप लोगों ने देखा। ठीक इसी तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। आज के लिए इतना ही। बहुत लंबी क्लास मैं नहीं करना चाहती, फिर भी हो गया है 13 मिनट का की क्लास हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के इसी तरह से। तब तक के लिए धन्यवाद।